औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम इंशाल्लाह स्टैंडर्ड नंबर 49 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूनिलैटरल एंड बायलैटरल प्रॉमिस पर है। अभी तक आपने काफ़ी सारे स्टैंडर्ड जैसे किए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे थे जिनमें यूनिलैटरल या बायलैटरल प्रॉमिस का जिक्र था, और बार बार एक चीज़ कही जा रही थी कि प्रॉमिस को यूनिलैटरल होना चाहिए, बायलैटरल होगा तो गोया वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। तो इसकी वजाहत के लिए ये स्टैंडर्ड है। हमने बार बार देखा, बार बार पढ़ा, तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी स्टैंडर्ड को, क्योंकि पिछली हमने काफ़ी जो चीज़ें स्टैंडर्ड्स किए थे वो इससे रिलेटेड हैं, और फ्यूचर में भी काफ़ी स्टैंडर्ड्स में इसका जिक्र होगा, तो इसलिए हमने प्रायोरिटी पे इसको रखा। तो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टैंडर्ड कवर्स प्रोमिसेस गिवन बाय सर्टेन पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और इफेक्टिंग अ डिस्पोजल। ये जो स्टैंडर्ड है वो उन उमूर पर मुश्तमिल है जिनमें वादा किया जाए, चाहे वो यूनिलैटरल हो चाहे वो बायलैटरल हो, किसी भी पार्टी की तरफ से, एक शख्स की तरफ से या दोनों की तरफ से। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए कोई वादा किया जाए, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में कंक्लूड करने के लिए कोई वादा कर रहे हैं, या तो ये वादा एक तरफा हो या दो तरफा हो, या ये कि हम किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या उसको तसर्रुफ में लाने के लिए और इफेक्टिंग अ डिस्पोजल, उसके लिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई वादा करें, तो उस सूरत में ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। एंड एक्सप्लेन्स व्हेन सच इंस्ट्रूमेंट्स आर बाइंडिंग एंड व्हेन दे आर नॉट। ये स्टैंडर्ड ये बताएगा कि किन जगहों पर ये प्रॉमिस बाइंडिंग होगा और किन जगहों पर ये बाइंडिंग नहीं होगा, जुरिस्प्रूडेंशियल रूल्स दैट गवर्न देम, और वो फिqही अहकामात जो कि इसको गवर्न करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन ऑफ ईच टाइप इन द एक्टिविटीज ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो जदीद इसकी तदबीकात हैं, जदीद जो सूरतें हैं इसकी, जो कि इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उमूमन अडॉप्ट की जाती है, तो ये उसके बारे में बात करेगा। सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ यूनिलैटरल एंड बायलैटरल प्रॉमिस। यूनिलैटरल और बायलैटरल प्रॉमिस को ये डिफाइन करेगा। ये कह रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड में जब भी यूनिलैटरल की बात आएगी तो ये यूनिलैटरल मुराद है जो एक्सप्लेन करेगा, और अगर बायलैटरल की बात आएगी तो ये बायलैटरल जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये मुराद होगी। यूनिलैटरल से इनकी मुराद ये है कि a unilateral promise is given when a party informs another of its resolute intention to act in the future in the interest of the other। यानी कि यूनिलैटरल प्रॉमिस यानी एक तरफा वादा, अ, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये है जब एक पार्टी किसी दूसरे को फ्यूचर में होने वाले किसी फायदे के काम के हवाले से किसी रेजोल्यूट इंटेंशन का मतलब है पुख्ता इरादा, वो इरादा वो नीयत जो कि पुख्ता हो। तो एक शख्स किसी दूसरे शख्स को फ्यूचर में उसके किसी फायदे के लिए, एक्ट इन द फ्यूचर इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर, दूसरे शख्स के इंटरेस्ट के लिए, उसके फायदे के लिए कोई बंदा एक पुख्ता इरादा जाहिर करता है, विद द अदर हैविंग द ऑप्शन टू अवेल इटसेल्फ ऑफ द प्रॉमिस, कि जिसमें वो उसको दूसरे को ये ऑप्शन होता है कि वो इस प्रॉमिस को अवेल करे। यानी एक पार्टी की तरफ से ये अंडरटेकिंग होती है, ये पुख्ता इरादा होता है, रेजोल्यूट इंटेंशन होती है कि वो फ्यूचर में दूसरे के फायदे के लिए एक्ट करेगा, आ, इस तरह से कि दूसरे के पास ये राइट है कि वो उस प्रॉमिस को कबूल करे या ना करे। ठीक है, तो ये मुख्तसर अल्फाज में ये कह रहा है, अल्फाज के हेर फेर को जरा इग्नोर कर दे तो वो ये फकत ये बात कह रहा है, यूनिलेटरल प्रॉमिस एक बंदे की तरफ से प्रॉमिस है, और दूसरे बंदे की तरफ से उसके पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो उस प्रॉमिस को कबूल करे या चाहे तो रिजेक्ट करे। लेकिन ये जो है वो एक बंदा खुद अंडरटेक कर रहा है, अपने लिए लाजिम बना रहा है कि मैं ये अमल अंजाम दूंगा, और वो जो अमल है वो दूसरे के फायदे के लिए है।
द पार्टी अंडरटेकिंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जो बंदा वादा कर रहा है उसको प्रोमिसर कहते हैं, या शरीफ टर्म में वाइद कहते हैं। वाइद वादे से निकला है, वादे का इसमें फाइल है वाइद, ठीक है, प्रोमिसर या वाइद। द पार्टी रिसीविंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड द प्रोमिसी। और जो प्रॉमिस को रिसीव कर रहा है यानी जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है तो उसको कहते हैं मऊद लहू, यहाँ पर प्रोमिसी। द बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस का बेनिफिशियरी है उसको कहते हैं प्रोमिसी। और शरई टर्म में अरबी में उसको मऊद लहू, कि जिसके लिए प्रॉमिस किया जाए। एंड द एक्शन इज कॉल्ड द प्रॉमिस्ड एक्शन। और वो जो अमल है उसको कहते हैं प्रॉमिस्ड एक्शन, मऊद बिही। ठीक है, ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। आप सिर्फ प्रोमिसर प्रोमिसर को जहन में रख लें तो मेरे ख्याल में काफी होगा। स्टैंडर्ड में कहीं पर ये अरबी इसकी वर्जन्स यूज नहीं किए गए, बट फिर भी आपके जहन में हो तो अच्छा है। कभी भी आपको हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि जिसमें ये वर्ड्स हों, तो एटलीस्ट आपके जहन में ये चीज मौजूद रहे। ठीक है, जो प्रोमिसर है, वादा करने वाला है, उसको वाइद कहते हैं। और जिस शख्स के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है, जो उस प्रॉमिस का बेनिफिशियरी है, उसको कहते हैं मऊद लहू। फिर ये बायलैटरल प्रॉमिस को डिफाइन कर रहा है। बायलैटरल प्रॉमिस इन दिस स्टैंडर्ड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ टू बैक promises between two parties, each promising to perform an act in the future relating to the same subject matter। यानी कि बायलैटरल प्रॉमिस यानी दो तरफा वादा इस स्टैंडर्ड के मुताबिक अ, उस एक्सचेंज को कहा जाता है, उन दो प्रोमिसेस के एक्सचेंज को कहा जाता है जो कि बैक टू बैक होते हैं दो पार्टीज के दरमियान। और हर पार्टी फ्यूचर में किसी अमल का वादा करती है, और जो चीज जिस चीज के लिए अमल करती है यानी प्रॉमिस्ड एक्शन जो है या जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेम है। फ्यूचर में किसी अमल के लिए दोनों वादा करें। एक की तरफ से वादा हो रहा है कि मैं फर्ज करें कि फ्यूचर में ये चीज तुमसे खरीदूंगा या फला चीज तुमसे खरीदूंगा। दूसरा वादा करे कि मैं फ्यूचर में फला चीज तुमसे तुम्हें बेचूंगा। एक कहे कि मैं फला चीज तुमसे खरीदूंगा, दूसरा वादा करे कि मैं फला चीज तुम्हें बेचूंगा। तो ये जो प्रॉमिस ये दोनों कर रहे हैं ये बायलैटरल प्रॉमिस कहलाएगा, क्योंकि दोनों एक ही सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड प्रॉमिस कर रहे हैं और वो बैक टू बैक है। एक प्रॉमिस कर रहा है तो दूसरा भी साथ में उसके फौरन बाद प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन आई होप कि समझ में आ रही होगी, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। फिर ये टाइप्स ऑफ प्रोमिसेस एंड द शरिया रूल एप्लीकेबल टू देम, ये प्रॉमिस की टाइप्स की बात कर रहा है और उसके हवाले से जो शरिया रूलिंग्स हैं उनकी बात कर रहा है। तो पहली क्लॉज है, प्रोमिसिंग टू परफॉर्म एन एक्ट दैट इम्परमिसिबल बाय द शरिया इज प्रोहिबिटेड। कि किसी ऐसे अमल का वादा करना, प्रॉमिस करना जो कि शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हराम हो, तो उसका वादा करना जायज नहीं है। एंड फुलफिलिंग सच अ प्रॉमिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। एक तो वादा करना भी हराम है किसी हराम चीज का, और उसको फुलफिल करना ऑब्वियसली वो भी हराम होगा। फिर ये कहते हैं एग्जांपल्स ऑफ सच प्रोमिसेस आर दोज इंटेंडेड टू बी यूज टू circumvent the prohibition of interest bearing transaction। ये स्टैंडर्ड में बड़ी गाढ़ी अंग्रेजी वैसे इस्तेमाल हुई हुई है। ये क्या मतलब है, रूल्स टू सर्कमवेंट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग रिबा, सर ये ट्रांसलेशन इंटरेस्ट करनी बेयरिंग पड़ेगी, ट्रांजेक्शन। ये ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी इसकी। गूगल से ट्रांसलेशन देखिए, करनी पड़ेगी। हाँ मुश्किल अंग्रेजी, अब सिंपल अंग्रेजी में भी कह सकता था। हालांकि पिछली जगह पर भी कई स्टैंडर्ड्स में इन्होंने इसका जिक्र किया, हीलों का जिक्र किया है। मतलब ये कहा है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ये हीले के लिए इस्तेमाल ना हो। तो वहां पर बहुत सिंपल सा ट्रिक का वर्ड यूज किया गया था, हीले के लिए ट्रिक का वर्ड यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पर रूल्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और सर्कमवेंट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजेक्शन। रूल्स वही हीले को कहते हैं कि ये प्रॉमिस इसके लिए ना हो कि आप एक तरह से हीला कर रहे हो। सर्कमवेंट द प्रोहिबिशन, सर्कमवेंट गालिबन उसको कहते हैं जहां पर आप किसी चीज से बचने के लिए ना तौर तरीके निकाल लेते हैं। आप उसको मतलब जायज बनाने के लिए
कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाते हैं जो कि कोशिश आपकी ये होती है कि जरा डिफरेंट सा हो। तो रूल्स टू सर्कमवेंट का मतलब ये हुआ कि एक तरह से हीले बना रहे हैं किस चीज से, रिबा से बचने के लिए। तो इस तरह के वादे जायज नहीं है। आप ये वादा करें कि मतलब किसी ने कर्जा दिया है आपको, और दूसरा वादा कर रहा है कि मैं फ्यूचर में आपको कर्ज लौटाऊंगा, और साथ में ये वादा कर रहा है कि मैं आपको ये इतना गिफ्ट भी करूंगा। अब ये जो वादा है, कहने को तो ये गिफ्ट का वादा है, लेकिन ये गिफ्ट का वादा किस चीज के नतीजे में है? ऑब्वियसली जो कर्ज की लेन देन हो रही है उसके नतीजे में। उसको हलाल करने के लिए आपने एक सेपरेट वादा ले लिया उस बंदे से कि वो आपको गिफ्ट करेगा। वो क्या गिफ्ट करेगा ये भी हो सकता है तय किया गया हो। अब जब तय किया गया है और आपका वादा है, तो आपको भी पता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। आपका मकसद ये है कि आप कर्ज पे इजाफा लें, उसके लिए आपने दूसरे बंदे से प्रॉमिस ले लिया। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन हैं वो जायज नहीं है, इस तरह के प्रोमिस जायज नहीं। ये हूर ने लिखा है, यूज टू सर्कमवेंट का मतलब है क्लेवर और डिसेप्टिव स्ट्रेटेजी, कि ऐसा क्लेवर या कोई धोखा देने वाली स्ट्रेटेजी ताकि रिबा से बचा जाए, इसका मतलब ये बन जाएगा। थैंक यू हूर। फिर अगले क्लॉज में कहते हैं, एनी प्रॉमिस इन अ लोन कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोक्योर्स बेनिफिट फॉर द लेंडर्स ओवर एंड अबव द रीपेमेंट ऑफ द डेट इज प्रोहिबिटेड बाय द शरिया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रॉमिस हो कि जो कि लोन लोन कॉन्ट्रैक्ट में लेंडर को बेनिफिट कर रहा हो, यानी जो दाइन है उसको बेनिफिट कर रहा हो, लेंडर को बेनिफिट कर रहा हो, ऑब्वियसली ये तो रिबा है। आपको पता है कि कुल्लु कर्जिन जर्रा मनफियातन फहुवा रिबा, रिबा की जो तारीफ फिक्र की किताबों में है, उसमें उसकी तारीफ ही ये है कि ऐसा फायदा जो कि कर्ज देने वाले को, लेंडर को कोई फायदा हो। मसलन वो कोई चीज वापस अदा कर रहा है और उसके ऊपर इजाफे के साथ अदा कर रहा है। वो इजाफा किसी भी सूरत में हो सकता है, आयन की सूरत में हो सकता है, मनफियत की सूरत में हो सकता है, इसके मुख्तलिफ वर्जन हो सकता है। तो आप सूद से बचने के लिए अगर आप इस तरह का कोई वादा करें कि जो कि लेंडर के फायदे में जा रहा हो, ओवर एंड अबव द रीपेमेंट ऑफ द डेट, डेट की पेमेंट के अलावा इजाफी कोई चीज आप कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो इट इज प्रोहिबिटेड बाय द शरिया, इससे शरीयत मना करती है। इवन इफ द प्रॉमिस इज ग्रांटेड इन अ डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द लोन कॉन्ट्रैक्ट, चाहे ये जो प्रॉमिस है ये लोन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी डॉक्यूमेंट में क्यों ना हो, यानी कि आप सेपरेटली क्यों ना वादा करें, उस लोन एग्रीमेंट में आप ये चीजें नहीं लिख रहे, ये आपस में तय नहीं कर रहे कि वो गिफ्ट करेगा, लेकिन फिर भी आपने उसमें नहीं लिखा, एक सेपरेट आप वादा कर रहे हैं, तब भी इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी नीयत तो वही है जो आप करना चाह रहे हैं। तो इसकी इजाजत नहीं है कतई तौर पर। फिर ये देखिए सिंपल, ये क्लॉजेस बड़े सिंपल से हैं। ये 3/3 में बात कर रहा है कि आपका कोई इस तरह का वादा जो कि ईना का मोजिब बने, ईना का सबब बने। बेईना आपने कई दफा पहले पढ़ा है कि बेईना शर्म हराम है, जायज नहीं है, क्योंकि ये बजाते खुद एक हिला है, ऐसा हिला है जिससे शरीयत ने मना किया है। लिहाजा ईना का कॉन्ट्रैक्ट जायज नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रॉमिस जो कि ईना की तरफ बने, मतलब ईना की तरफ समझ लेंगे, ईना की तरफ आपको लेके जाए, तो इस तरह का प्रॉमिस जायज नहीं है। यानी वादों की सूरत में आप एक चीज बंदे से परचेज करें डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर, और वादा करें कॉन्ट्रैक्ट से पहले, चाहे खरीदने से पहले चाहे खरीदने के बाद, आप वादा करें कि मैं ये तुम्हें वापस बेचूंगा कैश पर। तो ये ईना की सूरत है, कि एक तरफ अगर उधार पे परचेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप कैश में आप सेल आउट करें, तो ये ईना की सूरत बनती है। लिहाजा इस तरह का कोई प्रॉमिस आपके लिए जायज नहीं है। तो ये मैं क्लॉज पढ़ नहीं रहा, यही है इस क्लॉज में। इसके अलावा कुछ भी नहीं, आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं। फिर ये कह रहे हैं 3/4 में कि इट इज परमिसिबल टू प्रॉमिस टू परफॉर्म एन एक्शन और अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इट इज देन अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। कि आप वादा करें किसी खास अमल को अंजाम देने का या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने का, तो ये आप पर शरई तौर पर वाजिब हो जाता है इस पर अमल करना। यानी ये दयानतन आप पर लाजिम होता है कानूनन लाजिम नहीं होता, लेकिन दयानतन इंसाफ का तकाजा है, दयानत का तकाजा है कि आप अपने वादे को पूरा करें। वादे को पूरा ना करना गुनाह, एक गुनाह है। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं?
नहीं नहीं सर। ओके, तो इसको फुलफिल करना आपके ऊपर एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये मजहबी तौर पर या शरई तौर पर आप पर लाजिम है। मीनिंग दैट ब्रेकिंग अ प्रॉमिस विदाउट एनी एक्सक्यूज इज अ सिन। बगैर किसी शरई उज़र के आप प्रॉमिस को तोड़ दें, वादे को तोड़ दें, तो ये गुनाह है। हाउएवर अ प्रॉमिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ये आप पर लाजिम तो है, लेकिन कानूनी तौर पर लाजिम नहीं है आप पर, शरई तौर पर आप पर, यूं समझ लें कि इखलाकी तौर पर या यूं कह लें दयानतन आप पर लाजिम है, लेकिन कानूनी लिहाज से आप पर लाजिम नहीं है, ये आप पर बाइंडिंग नहीं है। व्हेन देयर इज अ रियल नीड फॉर इट टू बी इन्फोर्स्ड। हाँ, माँ सिवाय उन जगहों पर जहां पर ये लाजिम करार पाए कि आप इसको लीगली भी बाउंड होंगे, उसकी सूरतें वो आगे बताएगा स्टैंडर्ड में, कि कुछ ऐसी सूरतें जहां पर आपके लिए बायलैटरल प्रॉमिस भी जायज होता है। अब तक तो आप ये पढ़ रहे हैं ना कि बायलैटरल प्रॉमिस जायज नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर बायलैटरल प्रॉमिस आपके लिए जायज बन जाता है, जहां पर कानूनी तौर पर आप मजबूर हो करने के लिए, कानून आपसे तकाजा करे कि आपने ये करना है, तो इंशाल्लाह वो आगे बात आई। सच एज व्हेन द प्रोमिसर causes the promisee to incur a liability as a result of promise। वो कह रहा है कि वैसे तो लीगली बाउंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है प्रॉमिस, लेकिन अगर जहां पर उसके अमल की वजह से प्रॉमिसी को कोई नुकसान उठाना पड़े, तो उस नुकसान का पूरा उस करना उस पर कानूनन लाजिम हो जाता है। आपके जहन में बात आ रही है कुछ हामिज जिद्दिया वाली बात? क्या हामिज जिद्दिया अगर वो प्रॉमिस को नहीं करता, पूरा नहीं करता आपसे, मुराबाहा में प्रॉमिस उसने किया था कि आपसे परचेज करेगा, आपने उससे या हामिज जिद्दिया ले लिया, और जब वो या प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता, तो आप हामिज जिद्दिया से एक्चुअल लॉस को रिकवर कर सकते थे। ठीक है, तो वही उसूल यहाँ पर ये बता रहे हैं उसको। क्योंकि वहां पर भी या सर नाम तो बायलेटरल, वहां पर भी बायलेटरल एक एग्रीमेंट ही था ना दोनों का, एक जो नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर यूनिलैटरल प्रॉमिस था, कस्टमर की तरफ से प्रॉमिस था कि वो परचेज करेगा, बैंक की तरफ से अच्छा, प्रॉमिस इसको नहीं था। हम इस सिनेरियो में हम ये नहीं कहते कि अगर एक बंदे ने प्रॉमिस किया और अगले एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बायलेटरल नहीं कह सकते, बाइंडिंग तो हो जाती दोनों उसको ने। नहीं, उसको आप प्रॉमिस नहीं कह सकते। बायलैटरल प्रॉमिस वो होता है जहां पर एक तरफ से भी वादा और दूसरी तरफ से भी वादा किया जाए। आपने कबूल कर लिया, वो कोई वो यूनिलैटरल है, आपने उसके वादे को कबूल कर लिया, आपने जवाबन तो कोई वादा नहीं किया ना, तो यूनिलैटरल प्रॉमिस में नहीं आएगा। सही। वो बायलैटरल प्रॉमिस में नहीं आएगा, वो यूनिलैटरल प्रॉमिस ही रहेगा। ठीक है। ठीक है सर। सही है। वहां पर मुराबाहा में उसने कैटेगोरिकली कहा था कि ये जो वादा है ये बायलैटरल नहीं होना चाहिए, अगर बायलैटरल होगा तो फिर ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, और लीगली बाइंडिंग हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा। देखिए, जब कोई चीज लीगली बाइंडिंग, कोई वादा आप दोनों पर हो गया, एक ने वादा किया कि मैं ये खरीदूंगा, दूसरे ने भी वादा किया कि मैं ये बेचूंगा, तो अब लीगली एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग जब हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के मानंद हो गया, तो गोया आपने फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो फिर शरई तौर पर ये इश्काल पाया जाता है। लिहाजा प्रॉमिस इन सूरतों में हमेशा यूनिलैटरल होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इंस्ट्रक्ट, वो वही मिसाल दे रहा है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, ये वही हामिद जिद्दिया वाली मिसाल दे रहा है कि अगर किसी ने वादा किया है कि मैं कोई स्पेसिफिक गुड्स परचेज करूंगा, और वो उसके लिए खुसूसी तौर पर खरीदे, फिर वो वादे से मुकर जाए, तो उसको किसी अगर थर्ड पार्टी को सेल करना पड़ गया, तो वो जो नुकसान है जो एक्चुअल में उसको कॉस्ट पड़ी थी, माइनस जिस प्राइस पर उसको सेल करना पड़ा, तो ये अगर उसको नुकसान होता है, अगर नुकसान होता है, वैसे तो नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, प्रॉफिट भी हो सकता है उसको, लेकिन नुकसान की सूरत में वो कानूनी तौर पर उस नुकसान के अजाले का मुतालबा कर सकता है कि तुम्हारे इस प्रॉमिस के इनकार की वजह से मुझे ये नुकसान हुआ, लिहाजा इस नुकसान को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वो लीगली उस पर सू भी कर सकता है कि मुझे इसके वादे की वजह से, वादे की अदम पासदारी की वजह से मुझे ये इशू हुआ, मुझे ये मसला हुआ, तो इस वजह से आप उससे ये क्लेम कर सकते हैं एक्चुअल डैमेज का। ठीक है, ये क्लॉज यही कह रहा है इसको, मैं पढ़ नहीं रहा, वही बातें जो हम पीछे मुराबाहा में कर चुके हैं, बल्कि इजारा में भी हम कर चुके हैं। फिर ये कहता है लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस एज एक्सप्लेन्ड इन आइटम 3/4
कि कोई बाइंडिंग प्रॉमिस हो, लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस हो, जो कि 3/4 में इन्होंने एक्सप्लेन किया, इज इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द प्रोमिसर। बाइंडिंग प्रॉमिस यहाँ पे जो कह रहा है ना, वो बायलैटरल प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा, वो यूनिलैटरल प्रॉमिस की बात कर रहा है। ठीक है, वो यूनिलैटरल प्रॉमिस जो कि लीगली बाइंडिंग हो। अगर ये लीगली बाइंडिंग भी हो तो मसला नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा है, दूसरी तरफ से वादा नहीं किया गया, पहली तरफ से वादा किया गया। अब ये क्लॉज पढ़े, आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। A legally binding promise as explained in item 3/4 above is enforceable only against the promiser। ये प्रोमिसर पर आप इन्फोर्स कर सकते हैं, एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द प्रोमिसी। ये प्रोमिसी के अगेंस्ट आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। हु हैज द ऑप्शन आइदर टू डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोमिसर और टू वेव इट। ये प्रोमिसी से डिमांड नहीं किया जा सकता। प्रोमिसी के पास तो ऑप्शन है कि वो या तो ये उससे कहे, प्रोमिसर से कि भाई अपना वादा पूरा करो, या फिर ये कि उसको वेव करे। ठीक है भाई, मुझे जरूरत नहीं, मतलब उसके पास दोनों चीजों का राइट, प्रोमिसी के पास। लीगली इन्फोर्स प्रोमिसी को नहीं किया जाएगा, प्रोमिसर को किया जाएगा। ठीक है, अगर बाइंडिंग है, प्रॉमिस बाइंडिंग। फिर ये कह रहे हैं कि फुलफिलिंग अ बेनेवोलेंट प्रॉमिस। क्या मतलब है भाई बेनेवोलेंट प्रॉमिस का? सर कोई गिफ्ट देने के लिए जो प्रॉमिस करा जाए, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दूंगा। सही, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी तबर्रुआत आप कह लें, जिसके लिए फिक्ही इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तबर्रुआत। यानी तबर्रुआत में प्रॉमिस करना, उसकी बात कर रहा है। इज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये एक मजहबी तौर पर आपकी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। बट इज नॉट बाइंडिंग लीगली, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, एक्सेप्ट इफ द प्रॉमिस इज कंडीशनल अपॉन द प्रोमिसी परफॉर्मिंग एन एक्ट। माँ सिवाय उन एक्ट्स के, उन जगहों पर देखिए, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। वैसे तो बेनोवलेंट प्रोमिस यानी गिफ्ट करना, सदका करना और इन चीजों की, या किसी को कर्जा देने का, कर्जा भी एक बेनोवलेंट प्रॉमिस है ना, जिसमें आप कोई मुआवजा तलब नहीं करते। तो कर्ज भी एक बेनोवलेंट प्रॉमिस है, जिसमें इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सच एज अ प्रॉमिस टू मेक अ गिफ्ट और लैंड एन आइटम। तो ये सब बेनोवलेंट प्रोमिस हैं। बेनोवलेंट प्रोमिस को फुलफिल करना आपके ऊपर मजहबी तौर पर तो लाजिम हो सकता है, जिसको फुलफिल ना करना आपके लिए गुनाह का सबब बन सकता है। लेकिन कुछ जगहों पर ये आपके ऊपर लाजिम भी ठहरेगा, एक्सेप्ट इफ द प्रॉमिस। यानी कि वो एक्सेप्शन बयान कर रहा है कि वो एक्सेप्शन क्या है। इफ द प्रॉमिस इज कंडीशनल अपॉन द प्रोमिसी परफॉर्मिंग एन एक्शन दैट कॉजेज द प्रोमिसी टू इनकर अ लायबिलिटी। कि प्रॉमिस कंडीशनल हो प्रोमिसी की किसी परफॉर्मेंस से, कि वो कोई एक्शन करेगा तो जिसकी वजह से प्रोमिसी को कोई नुकसान हो, या प्रोमिसी को कोई समझ लें कि कोई उसमें खर्चा करना पड़े, कोई उस पर ऑब्लिगेशन आए। इन विच केस इट इज लीगली बाइंडिंग, उस सूरत में ये लीगली बाइंडिंग है। इसकी एग्जांपल ये खुद दे रहा है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल पे गौर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इफ द प्रोमिसर सेज टू द प्रोमिसी, कि अगर वादा करने वाला प्रोमिसी से कहे कि इफ यू बाय दिस आइटम फ्रॉम मी, अगर तुम मुझसे ये सामान खरीदोगे, आई विल गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड आइटम। तो मैं तुम्हें एक और कोई और मुतय्यन सामान, स्पेसिफाइड आइटम, कोई और मुतय्यन सामान मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ठीक है, ये मिसाल समझ में आ रही है? ये बहुत सिंपल सी मिसाल है वैसे, कि अगर वो ये कहे कि अगर आप ये सामान मुझसे खरीदेंगे सर ये तो बाय वन तो। गेट वन फ्री भी है, और वैसे अगर कहते हैं ये चीज हाँ, खरीद लें तो उसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सही जगह पे आपने हिट किया। बाय वन गेट वन फ्री वाली बात है। तो उस सूरत में उसको अपना वादा पूरा करना, ये जो गिफ्ट का वादा किया है कि तुम मुझसे खरीदोगे तो मैं तुम्हें एक फला और चीज, कोई और चीज मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। जैसे आप नॉर्मली करते हैं कि आपके साथ अगर फॉर एग्जांपल मिल्क पैक है, तो उसके साथ एक छोटा सा, समझ लें कि क्रीम क्रीम की छोट उसका जो छोटा सा पैकेट होता है वो भी गिफ्ट में मिल रहा है, और ये कहा कि आप ये खरीदेंगे तो साथ में ये आपको गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह के जो प्रोमिस हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, रिलीजियसली भी बाइंडिंग होते हैं, लीगली भी बाइंडिंग होते हैं। सही है।
माशाल्लाह से अदनान साहब ने जो मिसाल दी है ना, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वरना मैं ये सोच रहा था मैं कैसे समझाऊं आपको। थैंक यू अदनान साहब। आगे चलते हैं। थैंक यू It is सर। permissible for a party to promise to enter into a commutative contract in the future, and for the promisee to promise the first party to enter into a separate commutative contract with a different subject matter from that of the first promisee। ये कहना ये चाह रहा है कि फ्यूचर में किसी कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट से मुराद आप यूं समझ लें कि अक़द मुआवजा है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देखिए, एक तो ऊपर बात होगी बेनोवलेंट प्रॉमिस की, यानी ये वो तबर्रुआत, बेनोवलेंट मतलब जो तबर्रुआत से लिंक करते हो। तो जब ये कम्यूटेटिव कहता है तो इससे मुराद होता है उकूद मुआवजा। आपको पहले कई दफा हम बता भी चुके हैं और आपको यकीनन पता भी होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखें तो लार्जली दो तरह के होते हैं। वो कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको आप शरी टर्म में उकूद मुआवजा और या उकूद गैर मुआवजा कहते हैं। तो उकूद मुआवजा वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें कोई इवज आप ले रहे होते हैं। आप मिसाल के तौर पर सेल है, आप कोई चीज गुड्स देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ सर्टेन प्राइस। आप कोई एसेट अगर आप उसका यूज ऑफ किसी को दें अगेंस्ट सर्टेन प्राइस, तो वो इजारा कहलाता है। इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद मुआवजात होता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि आपके लिए ये इजाजत है कि आप प्रॉमिस करें कि आप मुस्तकबिल में किसी अक़द मुआवजा को अंजाम देंगे। और जो प्रॉमिसी है वो अक़द मुआवजा को एक दूसरे अक़द मुआवजा को अंजाम देने के लिए एक दूसरा वादा करता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर्स एक नहीं है, वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों वादों के सब्जेक्ट मैटर्स एक ना हो, दो अलग अलग वादे हों और दो अलग अलग चीजों के मुतालिक वादा हो, तो फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि सही इसकी इजाजत है। फिर वो एग्जाम्पल देता है, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो रहा है, उसको देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्टी सेज आई प्रॉमिस टू सेल यू दिस आइटम। कि पहली पार्टी दूसरे से कहे कि मैं तुम्हें ये बेचने का, ये फला चीज बेचने का, ये फला सामान बेचने का वादा करता हूँ। और दूसरी पार्टी कहे कि आई प्रॉमिस टू लीज टू यू सच एंड सच प्रॉपर्टी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फला फला प्रॉपर्टी तुम्हें रेंट पे दूंगा। तो ये जायज है, दो अलग अलग चीजों का वादा कर रहे हैं और आपस में रिलेटेड नहीं है, लिंक नहीं है, तो जायज है। इस तरह के बायलेटरल प्रोमिस की इजाजत पाई जाती है। नाइदर ऑफ द टू प्रोमिस इज लीगली बाइंडिंग, और ये दोनों जो प्रोमिस हैं वो लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, इसलिए कि ये अलग अलग कैपेसिटी में वादे किए गए हैं, तो ये कानूनी तौर पर भी बाइंडिंग नहीं है। एक्सेप्ट इफ अ प्रोमिसर causes a promisee to incur a liability in which case। हाँ, ये शर्त तो देखिए हर जगह है कि जहां पर भी प्रॉमिस को ब्रीच करने की बात आएगी ना, तो बात ये आएगी कि वो प्रॉमिस को लीगली ब्रीच कर सकता है, लेकिन ब्रीच करने की सूरत में वो एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल जो उसके ऊपर कोई एक्सपेंस पड़ा है, खर्चा पड़ा है या कोई लाइबिलिटी आई है, वो उसको कंपनसेट करेगा। उसके ब्रीच ऑफ प्रॉमिस की वजह से जो भी नुकसान होता है वो उस नुकसान को पूरा करना उसके ऊपर कानूनी तौर पर भी लाजिम हो जाएगा। लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वही बात जो कि आपके जहन में वही बात कर रहा है। ये जो दो दो वादे किए जा रहे हैं, बेसिकली दो अलग अलग कैपेसिटी के वादे हैं, और ये दोनों वादे आपस में लिंक नहीं है। ठीक है, फिर ये आगे आइटम नंबर 3/5 की तरफ रेफर कर रहा है, जो कि ऊपर गुजर चुका है। ये 3/5 में वही बात की गई है, यानी कि अगर एक्चुअल नुकसान होता है तो एक्चुअल नुकसान से क्या मुराद है उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने एग्जाम्पल के जरिए। तो ये उसी की तरफ आपको रेफर कर रहा है। अगले क्लॉज में देखें, व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर, कि जब कोई आप वादा करते हैं मुस्तकबिल में किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इफेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो फकत वादे की वजह से ये खुद ब खुद इफेक्टिव नहीं होगा। परफेक्ट एग्जाम्पल इसकी मुराबा है। मुराबा में वादा करता है, एक जो कस्टमर है बैंक का, वो वादा करता है कि मैं आपसे परचेज करूंगा। तो महज वादा जो है वो, इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो अपने उसमें रिस्क में ले लेगा या अपने पोजीशन में ले लेगा, रिस्क तो नहीं कहेंगे, अपने पोजीशन में जब उस सब्जेक्ट मैटर को ले लेगा तो खुद ब खुद मुराबा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक सेपरेट ईजाब कबूल के जरिए आप मुराबा करें।
ठीक है। तो फकत प्रॉमिस कर देना फ्यूचर में इस बात की अलामत नहीं है कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एंटर्ड इनटू एट द रेलेवेंट टाइम बाय द एक्सचेंज ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो उस खास वक्त पर, खास मौके पर अलग से इजाबो कबूल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को करना लाजिम होगा। वादा ये है कि बस मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ मुराबा करूंगा। अब ये जो वादा है ये एक प्रॉमिस तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मेरे वादा करने से वो चीज खुद ब खुद हो जाएगी, जब वो सामान आ जाएगा तो खुद ब खुद बै मुनक्किद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से बै मुनक्किद नहीं होती। बै मुनक्किद करने के लिए आपको अलग से इजाबा कबूल करना पड़ेगा। where the promise is legally binding or is offer and acceptance, acha, where the promise is legally binding if the offer is made by the promisee, the promiser is bound religiously and legally to accept it। अगर जहां पर ये प्रॉमिस लीगली बाइंडिंग हो, ऊपर वाली बात कर रहा है कि जहां पर ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहा है जहां पर ये लीगली बाइंडिंग हो, कि अगर ये वादा जो आप कर रहे हैं, प्रॉमिस जो कर रहे हैं वो लाजिम हो, तो उस सूरत में अगर ऑफर प्रोमिसी की तरफ से होगी, अगर ऑफर, गौर कीजिएगा, अगर ऑफर प्रोमिसी की तरफ से होगी तो प्रोमिसर पर उस ऑफर को कबूल करना लाजिम हो जाएगा। वो किस लिए? क्योंकि उसने वादा किया था प्रोमिसर ने कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो जब प्रोमिसी ने उसको ऑफर कर लिया तो उस पर ये लाजिम है कि फिर वो उसको वादे को पूरा करे, उसका उसके ऊपर ये चीज लाजिम हो जाएगी। लेकिन आगे क्या करे? इफ द ऑफर इज मेड बाय द promiser bound religious legal to accept, and if the offer is made by the promiser, the promisee has the option to accept or reject। अगर प्रोमिसी की तरफ, प्रोमिसर की तरफ से ऑफर हो तो प्रोमिसी को ये राइट हासिल है कि वो या तो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। ये बात समझ में आ रही है? अगर प्रोमिसी की तरफ से ऑफर है तो प्रोमिसर पर उसको कबूल करना लाजिम है, क्योंकि प्रोमिसर ने तो वादा किया, प्रोमिसी ने वादा नहीं किया हुआ था, लेकिन प्रोमिसी ये ने ऑफर कर ली। ये ऊपर भी यही बात पहले भी डिस्कस हुई थी ना, ऊपर भी यही बात डिस्कस हो रही थी, 3/2 या 3 में भी यही बात डिस्कस हो रही थी कि जो प्रोमिसी है उसके पास ये राइट है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, कि कह रहे हैं कि अगर प्रोमिसी ईजाब करे, देखिए एक वादा प्रोमिसर ने किया था, एक वादा किया था कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। जब कॉन्ट्रैक्ट का वक्त आया तो वो ईजाब नहीं कर रहा, प्रोमिसी ईजाब कर रहा है। तो प्रोमिसी जब ईजाब करेगा तो प्रोमिसर पर खुद ब खुद उसको कबूल करना वाजिब हो जाएगा, एक्सेप्ट करना वाजिब हो जाएगा। सही हो गया। और अगर प्रोमिसर ऑफर करता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो प्रोमिसी के पास राइट है कि वो इसको कबूल, उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि वो कबूल करे। ये बात वो करना चाह रहा है कि प्रोमिसर जब एक्सेप्ट ऑफर करेगा तो प्रोमिसी पर लाजिम नहीं है कि उसको कबूल करे, उसके पास ऑप्शन है कि चाहे तो रिजेक्ट करे चाहे तो एक्सेप्ट करे। लेकिन प्रोमिसर जब वादा, जब ऑफर करेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, जब प्रोमिसी, सॉरी, जब प्रोमिसी ऑफर करेगा तो प्रोमिसर पर उस पर अमल करना वाजिब हो जाएगा। लेकिन जब प्रोमिसर ऑफर करेगा तो प्रोमिसी को इख्तियार है कि चाहे तो कबूल करे चाहे तो रिजेक्ट करे। नहीं सर, यहाँ प्रोमिसी जो है वो क्या, मतलब उसको ऑफर कर सकते, मतलब किस सेंस में ऑफर कर रहे हैं? देखिए, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इजाबो कबूल करते हैं ना। जी। मसलन आप फर्ज करें कि प्रोमिसर ने वादा किया था, ये मुराबा की मिसाल ले लें, ठीक है। मुराबा की मिसाल ले लेते हैं। मुराबा में प्रोमिसर है कस्टमर, प्रोमिसर वादा करता है कि मैं आपसे खरीदूंगा। ठीक है, उसकी तरफ से ठीक है। वादा है। अब जब गुड्स आ जाती हैं बैंक के पास, जी। ठीक है, तो बैंक उसको ऑफर करे कि भाई मैं तुम्हें ये बेचता हूँ, तो कस्टमर जी। पर ये लाजिम होगा कि उसको कबूल करे, ठीक है, सही है, क्योंकि ठीक उसने है सर। प्रॉमिस किया था खरीदूंगा। सही हो गया। ठीक है। ठीक ठीक है, है। तो जब ये बेसिकली ऑफर ये कर रहा है तो उसके ऊपर लाजिम है। मुराबा की ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की ट्रांजेक्शन को प्रॉमिस से लेट करके उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जब जी, मतलब ये कि मुराबा तो गुड्स। खैर मैंने एग्जांपल दिया है आपको, जी हाँ, वरना ये मतलब वो यही कहना चाह रहा वैसे भी मतलब एक आइडियल सिचुएशन इसकी यही बनती है, इस तरह की कोई और फाइनेंशियल हूँ। ट्रांजेक्शन बन सकती है अगर कोई कोई भी बन सकती है, कोई भी वादा हो सकता एजेंसी के थ्रू कोई चीज आ रही है, वो तो फिर है। नहीं, अब किसी के एजेंसी को जरिए। रिलेट नहीं करें, ये फकत एक वादा था, इसको यूं देख लें, कस्टमर की तरफ से एक वादा था
कि वो परचेज करेगा। आपने कहीं से भी अरेंज किया, उसको एजेंट बना के किया हो या चाहे आपने थर्ड पार्टी को या खुद बाजार से खरीद के लाया हो, इन तमाम सूरतों में ये अप्लाई होगा। देखें, इस बारीकी को समझिएगा। उसने वादा किया आपसे खरीदने का, अब आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि ये मैं तुम्हें बेचता हूँ, तो उस पर लाजिम है कि वो कबूल करे, क्योंकि उसने वादा किया खरीदने का। ठीक है, तो उस पर लाजिम है कि वो आपसे खरीदे, क्योंकि उसका वादा है। लेकिन अगर ये ऑफर आप नहीं कर रहे, ऑफर वो प्रोमिसर कर रहा है, आपका कस्टमर आपको ऑफर कर रहा है सही। परचेज करने के लिए, ठीक है, हम्म, आपको ऑफर कर रहा है, तो आपके पास राइट है कि उसके ऑफर को कबूल करें या रिजेक्ट करें। ठीक हो गया सर, समझ गया सर। क्योंकि प्रॉमिस को फुलफिल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोमिसी के पास चॉइस है, प्रोमिसी के पास बाय डिफॉल्ट ये चॉइस होती है कि वो उसको कबूल करे या चाहे रद्द करे। ठीक है, तो ये बारीक नुक्ता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अच्छा, ये काइंडली दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा।